हाँ तो भाई, क्या हालचाल हैं आप सभी लोगों के। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम किसान आंदोलन देख रहे थे। उसके बाद में हम जनजातीय आंदोलन देखेंगे, और साथ ही साथ में हमारी एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री भी चल रही है, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर भी चल रही है, आपकी जियोग्राफी भी चल रही है, तो आप बस पढ़ते रहिए। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिडाइवल हिस्ट्री का ले लेंगे, है ना। उसके अंदर आप डालेंगे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल है ना, तो मूवमेंट्स लगा लेना आगे। हम इसमें देखेंगे कुछ एक जनजातीय आंदोलन है जिन्होंने काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला हुआ है हमारी मिडाइवल हिस्ट्री, और ये क्या मिडाइवल नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो हमने जब 1857 की क्रांति स्टार्ट करी थी, या फिर ये किसान आंदोलन स्टार्ट करे थे, तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज देखी थी उसका नाम है कारण। सीधी सी बात है, तो कारण ही हम इसके अंदर पहले कवर करेंगे कि जनजातियों ने आंदोलन कैसे कर दिए और क्यों कर दिए, ऐसी उनके क्या जची कि उनको आंदोलन करने पड़ गए। देखते हैं भाई। और जनजाति क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस पता होना चाहिए ना। एक तो होता है एस सी, स्केड्यूल्ड कास्ट। एक होता है एस टी, स्केड्यूल्ड ट्राइब। स्केड्यूल्ड का क्या मतलब है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इन सब का क्या अर्थ है जिसमें ये वर्ड आता है अनुसूचित। यानी कि हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, 12 एक अनुसूचियां होती है, उसमें से इन जनजातियों का उल्लेख किया गया है, इनको सूची के अंदर लिखा गया है। ठीक है, स्केड्यूल्स के अंदर इनको डाला गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, स्केड्यूल्ड कास्ट या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। और इनको क्यों डाला गया है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है भाई, है ना। हम जैसे मान लो राठौड़ है, राजपूत है ना, मुस्लिम है, हिंदू है, अलग अलग टाइप के जो ज्यादातर डोमिनेंट संख्या के अंदर है, उनको तो ऑलरेडी कंसिडर करते ही है भाई, है ना। कास्ट के अंदर रह कौन जाते हैं, ये वाले रह जाते हैं। तो इनके हित कि भाई हाँ, देश को पता होना चाहिए ऐसे भी लोग है, सहरिया भी है, गरासिया भी है, कंजर भी है ना, भील भी है, या फिर स्केड्यूल्ड कास्ट की सॉरी बात करें तो भाई जैसे मीणा हो गए, ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, ये भी इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया के ही इंटीग्रल लोग, इसलिए इनको स्केड्यूल किया जाता है ताकि इनके हितों का हनन ना हो जाए। कल को कोर्ट में जाओ और वो बोले कि भाई तेरा ये बता, तेरा नाम क्या, बोले मैं तो सहरिया हूँ, इस हिसाब से फिर बाद में गवर्नमेंट बोलती भी तेरे लिए तो कोई उल्लेख ही नहीं है, तुझे हम इंडिया का मानते ही नहीं है, तू यहाँ पे कर क्या रहा है वगैरह वगैरह। इनको हित दिलाने के लिए इनको स्केड्यूल किया जाता है। कह रही है आपके कोई इतनी डिटेल में काम आने वाली बात नहीं है। तो स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के अंदर फर्क ये है, ये ट्राइब वाले है ना, ये तो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और ये है स्केड्यूल्ड कास्ट। जातियां क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपका जो भी गली मोहल्ला है, इसके अंदर ये आपका घर है, आपके पड़ोसी का, इसके ऐसे करते हुए ये घर है, इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है, ऐसे करके घर है भाई सबके। इसके अंदर ब्राह्मण रह रहे हैं, इसके अंदर राठौड़ रह रहे हैं ना, इसके अंदर मान लेते हैं मीणा रह रहे हैं, इसके अंदर कौन रह रहे हैं, कोई और रह रहा है ना, सोनी रह रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो ये समाज के अंदर रहते हुए मीणा जो है, फिर भी ये थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, है ना। तो एक सेकंड, इनके नंबर कम रह गए भाई, शिक्षित कम हो गए, है ना, मॉडर्न टाइम के अनुसार मॉडर्न नहीं हो पाए, बट फिर भी रहते कहां पे हैं, गली मोहल्लों के अंदर रहते हैं, अदर जो लोग रहते हैं उनके साथ साथ में। तो ऐसे वाले तो ज्यादातर आपको मिलेंगे स्केड्यूल्ड कास्ट के अंदर। और ट्राइब कौन से हैं, ज्यादातर जो जंगलों के अंदर आज भी रहते हैं, या फिर एकदम से है ना, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, मोबाइल आने से पहले या फिर टेक्नोलॉजी आने से पहले जैसा जीवन था वैसा ही जीवन इनका आज है ना। इनके पास जरूरी नहीं कि भी पैसे नहीं हो, जातियों जनजातियों के पास में बहुत पैसा होता है, सोने गहने अंगूठियां, ये सारी चीजें बहुत होती है भाई इनके पास। ठीक है, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में है। ये नहीं भी आएगा तो भी आपका टॉपिक खराब नहीं होगा, बट मेरा ये मानना है कि एक हल्का सा आइडिया तो हो। ट्राइब्स वाले ज्यादातर कहाँ रहेंगे, समाज के अंदर नहीं रहते, है ना, ये ऐसे गलियों के अंदर। अब ऐसे तो आप कह दो कि भाई शहरिया हमारे इधर पिछले वाली गली के इधर रहते हैं, वो अपना अलग से उनका एक ग्रुप रहता है, उसी के अनुसार वो रहते हैं। इन जनरल आम जनता के साथ में उनका थोड़ा कनेक्शन कम ही बैठ पाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। अब जनजातीय आंदोलन क्यों करेगी, इसके कारण लिखेंगे। तो जनजातीय आंदोलन लिखने के बाद में आप एक शब्द लिखना कारण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इनको कह सकते हैं रीजंस। बात समझ में आई क्या कि मैं क्या बताना चाहता हूं।
इसके अंदर आप पहला रीजन डालेंगे। देखो अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से। फिर से 1857 की क्रांति इसलिए छिड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने काफी परेशान कर दिया था जनता को। बात समझ में आई आपको? जनता कैसे परेशान हुई भाई? राजा से ज्यादा पैसा मांगते थे। पैसा फिर राजा किससे मांगता था? सामंतों से। सामंत जनता से, तिहरा कंट्रोल था ना, सही बात है। फिर बाद में इसी रीजंस की वजह से आगे किसान आंदोलन हुए। क्यों? क्योंकि भाई सामंत जो है वो एकदम पावरलेस हो गए थे। हमने ऐसी चीजें देखी थी ना। लेकिन उनके पास जमीनें अभी भी थी, उनके पास में जमीनें थी तो वो क्या करते थे? कर वसूलते थे, है ना। किसानों के साथ में काफी अत्याचार हुए। वैसे ही जब अंग्रेजों को लगा कि यार पैसा और कैसे कमाया जाए, काफी जंगली एरिया भी है ना इधर, तो जैसे मान लो मैं राजा स्वरूप सिंह हूं या कोई भी हो ना, मेवाड़ का राजा, मेरे पास में पॉलिटिकल एजेंट आया मेवाड़ वाला, और वो बोलता है कि भाई राजा जी इस बार तो टैक्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो सबके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, आम जनता पे लगा दिया, किसानों पे मैंने लगा दिया, सबके ऊपर मैंने इतना सारा टैक्स इंपोज किया है, अब मुझे नहीं लगता कोई बचा है। तो अंग्रेजों ने जब सजेस्ट करा कि भाई किसानों के ऊपर भी और टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता, जनता पे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा जमीन है उसका क्या कर रहे हो आप? मतलब इतनी सारी जंगली जमीन आपके पास में, उसके अंदर मतलब पेड़ ही पेड़ है, घने पेड़, है ना। जैसे मान लेते हैं ये इतना बड़ा मेवाड़ है, तो इतने एरिया के अंदर तो राजा रह रहा है और उसका खालसा भूमि, फलानी भूमि, सारा कुछ आ गया। ये वाले एरिया का राजा कोई यूज नहीं करता था। तब तक अंग्रेजों का लालच इतने में ही संपन्न हो पा रहा था, इसलिए बात ठीक है। लेकिन बाद में अंग्रेजों का लालच जब और बढ़ा तो इन्होंने इन एरियाज की तरफ देखना स्टार्ट किया। भाई वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, सीधी सी बात है। तो भाई राजा ने बोला कि बात तो देखो आपकी सही है, लेकिन वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको ना तो हम छेड़ते हैं ना वो हमें परेशान करते हैं, उल्टा एक दो काम में हमारी वो हेल्प ही करते हैं, तो उन लोगों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोला छेड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या वो आपका एरिया नहीं है क्या? तो भाई राजा को इस तरीके से प्रेशराइज किया गया, तो फिर राजा को इस चीजों का एक्शन लेना पड़ा। अब भाई अंग्रेजों के कहने पर राजा ने भाई उनसे कांटेक्ट किया, है ना, अपने सारे रूल कायदे समझाए कि भाई अब से आपके ऊपर, है ना, आप अपने तरीके से नहीं रहोगे, आपकी कोई पंचायत नहीं है, फलाना ढिकना नहीं है, कोई भी बात हो जाए तो पुलिस केस हो जाएगा, है ना, इस हिसाब की चीजें, या कोई भी चीज है तो कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, अब अपने सारों के नाम लिखवाओ, अब ऐसी चीजें करवाओ। अब एक चीज सोचो आप खुद मेरे से, मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना की जब वैक्सीन लगाई थी ना, तब लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट करे थे, उसके अंदर भी लोगों को ऐसे डर लगने लग गया था कि पता नहीं, ऐसे बताता ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स वालों के भी नाम शॉर्ट लिस्ट करे थे कि भाई, है ना, अब इनको आना पड़ेगा। और उस टाइम पे अंग्रेजों का आतंक ऐसा था कि उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी 1857 के बाद में, कि अंग्रेजों ने अगर किसी काम के लिए बुलाया है तो वो अब मौत ही है हमारी, मतलब एक तरीके से मौत ने बुलाया है, तो वो चीज क्यों मतलब एक्सेप्ट करेंगे ये। और ट्राइबल्स के लोग हैं जो मतलब इतना ज्यादा, है ना, आम जनता के साथ रहते नहीं। सबसे मेन बड़ी दिक्कत तो यही है, अपने जैसे लोग, है ना, मिडिल क्लास टाइप के लोग हाई फाई लोगों के पास में खड़े हो जाए ना तो अनकंफर्टेबल हो जाए, 10-15 अगर घेरे ना, एंग्जाइटी इशू सारे एक साथ आ जाए, तो भाई वो लोग भी फिर इसी टाइप के लोग हैं जिन्होंने मतलब इतनी ज्यादा चकाचौंध नहीं देखी है, इतने ज्यादा लोग नहीं देखे हैं, तो उस चीज से वो भयंकर परेशान हुए थे। यानी कि एक प्रकार से प्रशासनिक चीजों के अंदर उलझाया जा रहा था कि भाई आपको अपना ना नाम पंजीकरण कराना पड़ेगा, राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, अंग्रेजों के टाइम पे जो भी चीजें होती थी वो इस प्रकार की चीजों में उनको फंसाया जा रहा था। इसलिए उनके ऐसे थोड़ा दिमाग खराब हुआ कि यार ये क्या हो गया अचानक से, आज से कभी भी पहले हमारे पुरखों पुरखों तक हमें किसी ने नहीं छेड़ा। समझ रहे हो ना बात को, कि पुरखों पुरखों तक किसी ने हमें छेड़ा नहीं, तो अब अचानक से कहां से ये हमें परेशान करने आ गए। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं भाई, एक हल्का सा स्लाइड डिस्टर्बेंस हुआ था। तो अपन बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक कारण। हम इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं जैसा भी पढ़ाऊं वैसे आप लिख लेना बस। और ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, इन नोट्सों को हमेशा जिंदगी भर सजा के रखना। आपको खाली चीजें अपडेट करनी रहेंगी इनके अंदर टाइम टू टाइम। वो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, है ना। अभी क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी इतनी ही सफिशियंट है। आगे जैसे जैसे डेप्थ की और जरूरत पड़ेगी और डेप्थ में कूदेंगे और आपके लिए क्या लेके आएंगे, कंटेंट लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना इतना सफिशियंट है, आप आराम से किसी भी राजस्थान के एग्जाम में इन नोट्स को अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप RS के एग्जाम दे सकते हो इन नोट्स से। इतना ज्यादा मैं आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ, और आपकी इच्छा है लिखना चाहो तो बाकी आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी दिन एग्जामिनर की सटकी तो वो ऐसे पोर्शन से भी पूछेगा जहां पे आप आलस के मारे छोड़ देते हो सीधे। तो आप सबसे पहले एक चीज लिखना, मैं सीधा आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। अंग्रेजी राज के दौरान नए प्रशासनिक नियम जनजातियों पर भी आरोपित किए गए थे, जिसे
जनजाति समझ नहीं पाई थी, जिसे जनजाति समझ नहीं पाई थी। सही बात है भाई, नहीं समझ पाई, परेशान हो गए। ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल लिखना इंग्लिश में, ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was also imposed on tribals which bothered them, सही है, या फिर which they could not understand, आपकी इच्छा है जो भी लिखना चाहो तो। अब जब उनके खेतों की या उनकी जमीनों की बात है ना, जंगली लोग, सॉरी मतलब जंगली एरिया के अंदर जो लोग रह रहे थे ना, जैसे मान लेते हैं ये जंगली एरिया है, इसके अंदर कोई नहीं आता। जंगली एरिया से क्या मतलब होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, और वहाँ पे जानवर भी रहते हैं ना, है ना, हिंसक जानवर भी रहते हैं, नॉन हिंसक भी रहते हैं ना, नॉन वायलेंट वगैरह। तो उनके साथ में अगर हम रहने लग जाएं तो एक प्रकार से जंगली एरिया में तो रह रहे हैं ना, ठीक है। जंगली एरिया के अंदर जो भी खेती बाड़ी का सिस्टम होता था, ये जनजातियां कैसे खेती करती थी, इनका कोई फिक्स थोड़ी है कि पट्टा करवाया पटवारी से ना कि भाई हाँ ये वाली जमीन मेरी, इसमें कोई खेती नहीं करेगा। ये क्या करते थे, मान लेते कोई जनजातीय ग्रुप यहाँ पे रह रहा है, इन्होंने यहाँ पे खेती करी बढ़िया से, 2-3 सीजन निकाले, 2-3 सीजन निकालने के बाद में यहाँ पे सारे के आग लगा दी। आग लगाने के बाद में यहाँ से चले गए दूसरी जगह पे, यहाँ पे भी यही सिस्टम फॉलो किया, यहाँ पे भी यही सिस्टम फॉलो किया, यहाँ पे भी यही फॉलो किया। पूरा जंगल इनका है भाई, पूरा एरिया इनका है, तो इनकी मर्जी जैसे करेंगे। अब अंग्रेज जब आए तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको बोला कि भाई एक फिक्स जमीन कर लो अपनी, उसी के अंदर रहो, ज्यादा शाणे मत बनो। वैसे ये जो शिफ्ट कर रहे थे ना अलग अलग जगह पे, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूमिंग कल्टीवेशन है ना, झूम खेती। ये आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में और मेरे से पढ़ चुके हो एक बार, तो आप दोबारा भी पढ़ लोगे, है ना, अलग अलग जगहों पे। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है ये करते थे ये, लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करोगे तो फिर तो एक तरीके से आप एक दिन हमारे घर में आ जाओगे। कहने की बात ये है कि इनको बोला कि भाई एक जमीन फिक्स कर लो और उसी के अंदर हमें उपज करके दो, टैक्स करके दो, ये सारी चीजें करो। आप यहाँ जाते हो वहां जाते हो, फिर एक दूसरे से लड़ते फिरोगे, है ना। जब हम सभी पे टैक्स लगाएंगे, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं इस पे जब सब पे टैक्स लगेगा, तो फिर आप लड़ते फिरोगे कि यार मैं तो ये वाली जमीन लूंगा, इसके अंदर बढ़िया से खेती हो सकती है, मैं तो वो वाली लूंगा, इससे अच्छा आप अपना ही एक एरिया चूज कर लो। तो ये चीज इनकी जब बंद करी ना, तो इनका दिमाग फिर से समझा कि बोले यार हमारा तरीका यही है, हम एक जगह पे नहीं टिकते हैं खेती करने के लिए, है ना। तो ये सेकंड चीज हो गई, लिखना इसके अंदर ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड, या फिर वॉज एंडेड। जनजाति की परंपरागत स्थानांतरित खेती को बंद कर दिया था। परंपरागत स्थानांतरण या स्थानांतरित खेती को बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे पहले तो राजा इतने कोई इनसे पैसे वैसे लेते नहीं थे, अब ये खेती कर रहे हैं तो इनके ऊपर एक फिक्स जमीन हो गई, उसका टैक्स वैक्स लिया जाएगा। और सामंत वगैरह है उनको भी ऑर्डर दे दिया कि भाई तू संभाल, तेरे लेवल पे है ना। मैं भाई राजा डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता है, आपको भी पता है, राजा सामंत को संभाल देता है, सामंत जो होता है वो जमाने से टैक्स लेता है। तो जमाने के अंदर कौन आ गए, जनजाति वाले भी आ गए। तो अब एक चीज आप और लिख सकते हो, सिंपल सी ऐड कर लो, राजा तथा सामंत इनसे अधिक भू राजस्व लेते थे। भाई ठीक है, इनके पास जमीनें फिक्स हो गई, तो अब इनसे क्या लेंगे, राजस्व लेंगे, भू राजस्व। तो वो ज्यादा लेते थे भाई, कम तो क्या ही लेंगे। राजा व सामंत इनसे अधिक भू राजस्व लेते थे। किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, FL है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स used to take high land revenue। बात समझ में है क्या आपको। अब चौथी चीज इनके साथ में दिक्कत क्या थी, इनसे जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था वो कैश के अंदर लिया जाता था, भाई पैसा है ना, नोट गड्डियों की फॉर्म में। अब वो इनके पास में इतने होते नहीं थे, ज्यादातर इनके पास में गोल्ड वगैरह या फिर है ना, और भी अगर मैं कहूँ तो एक दूसरे की हेल्प कर देना। भाई वही चीज है कि भाई आज मेरे यहाँ पे 10 बोरी गेहूं की हुई है, आपके 4 चावल की हुई है, तो एक काम करो, 1 चावल की बोरी दे दो, 2 गेहूं की बोरी ले लो, इस टाइप की चीजें। अब ऐसी चीजों से अंग्रेजों का घर नहीं चलता था, अंग्रेजों को चाहिए कैश।
तो वो राजाओं को फोर्स करते थे कि भाई कैश में ही पैसा दो, गोल्ड दे सकते हो तो गोल्ड दो, इनके अलावा ये ना ये टमाटर ला दिए, आलू ला दिए, हम क्या करें इन चीजों का, है ना। तो वो चीज नहीं चलती थी। तो आप एक लाइन और लिखना, आपको समझ में अपने आप आएगा। भू राजस्व है, भू राजस्व है, भू राजस्व है, नगद में लिया जाता था, नगद में लिया जाता था, जिसके चलते जनजातियां, जिसके चलते जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। भाई साहूकार के चंगुल में फंस गई तो भाई जिंदगी हराम हो गई, है ना। वो परेशान करेंगे, जीना आराम कर देंगे, तो फिर उस चीज से दिक्कत किसको होगी, जनजातियों को। और वो क्या करेंगे फिर, आंदोलन। तो लिखना लैंड रेवेन्यूज या लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू was collected in form of cash, was collected in form of cash. So tribes were trapped in, so tribes were trapped by money lenders, money lenders. अब जंगलों के ऊपर किसका राज है भाई, मेनली जमीनें राजा की है भाई, राजा का ही राज्य है तो राजा की ही है। इससे पहले राजा हस्तक्षेप नहीं करता था, अब हस्तक्षेप करता है। पहले ट्राइब्स के हाथ में थी जमीनें, अब उनके पास में कोई भी जंगल के जो कानून है या फिर जंगल के जो जमीनें हैं वो उनके रही नहीं अब। तो उनको क्या कर दिया गया, एक प्रकार से उनसे वो चीजें छीन ली गई। तो आप नेक्स्ट लाइन लिखना, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड, कि भाई लकड़ी काटनी है तो राजा से पूछिए कितनी काट सकते हो, कितनी खेती कर सकते हो, है ना, जंगल के अंदर इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और एक्सप्लॉइट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो वो चीज इनके साथ में हो गई थी। वन अधिकार, जनजातियों के वन अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अब एक टैक्स होता है बोलाई टैक्स या बोलाई कर, एक टैक्स होता है रखवाली कर। ये कौन लेती थी, ये जनजातियां लेती थी भाई। समझाता हूं कैसे। ये जो बोलाई कर है वो एक प्रकार से ऐसे समझो हाईवे टैक्स है, जो आप टोल टैक्स चुकाते हो ना, वो वाली चीज है। और ये जो रखवाली टैक्स है ये एक प्रकार का सिक्योरिटी टैक्स है भाई। भाई इसकी स्पेलिंग सही नहीं है ना, आई बाद में आएगा, सिक्योरिटी टैक्स। बोलाई कर एक प्रकार से हाईवे टैक्स है। किस चीज का टैक्स है ये भाई, कि ना जैसे मान लो राजा है, कोई दूसरी राजा का मतलब दूसरी मतलब राज्य का कोई राजा इधर से जाना चाहता है, जंगल वाला एरिया उसको क्रॉस करना है, तो अगर इस हाईवे के ऊपर आप जाना चाहते हो सेफली, किससे, इन ट्राइब्स वाले लोगों से, है ना, कि भाई कोई आपके ऊपर अटैक ना कर दे, इस चीज का टैक्स अगर लिया जाए तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एक प्रकार का बोलाई टैक्स। ऐसे ना आवाजें लगा लगा बोल बोल के ऐसे कि भाई ऐसे आ रहे हैं ना प्रोटेक्शन देने के लिए, भाई इधर से लाइट दिखाना, ये सारी चीजें करना, है ना। तो समझ रहे हैं ना बात को। ये होता है हाईवे क्रॉस करने के लिए जो चुकाया गया टैक्स है जनजातियों को, उसको बोलते हैं बोलाई टैक्स, एक चीज। एक होता है रखवाली कर। अब रखवाली क्या है, इधर से आप जाना चाहते हो, लेकिन मान लो मैं कोई दूसरी चीज हूं, मान लो डाकू हूं या कोई और दूसरे राज्य का कोई और आदमी है, इस एरिया से गुजरते टाइम पे आपकी जान और माल की जो रक्षा करी जाती है वो जनजातियों के द्वारा की जाती थी, और उस चीज को बोलते हैं रखवाली कर। तो बोलाई टैक्स भी लिया जाता है, रखवाली टैक्स भी लिया जाता है। ये दोनों ही कौन लेते हैं, जनजाति लेती है, जो भी इन रस्तों से गुजरेगा उनसे लेती है। अंग्रेजों ने बोला भाई हटाओ इनको, हम राजा को इतनी बड़ी सेना देके बैठे हैं, राजा हमें सौंपे ना ये काम, हम देख लेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक छोड़ के आएंगे भाई, जिसको भी जाना है। तो भाई जनजातियों का क्या काम है, इस चक्कर में आप उनको पैसा देते हो, इस चक्कर में वो मजबूत होते हैं, और किसी दिन वो विद्रोह कर देंगे या किसी दिन कोई हिंसक रूप धारण कर लेंगे वो लोग, तब क्या करोगे आप। तो इस चक्कर में राजा ने क्या कर दिया था, प्रेशर में आके बोलाई कर और रखवाली कर कौन लेता था, जनजाति, वो क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। अब इससे गुस्सा नहीं आएगा क्या भाई, आपकी जो भी, ये कोई चोरी चकारी का पैसा थोड़ी ले रहे हैं भाई, रखवाली कर रहे हैं, ये भी तो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो ये पैसा जिस भी तरीके से कमाते थे वो संसाधन बंद कर रहे हो भाई आप। तो आप लिखना जनजातियों द्वारा लिए जाने वाले, जनजातियों द्वारा लिए जाने वाले बोलाई व रखवाली कर, ऐसे ना लिख लेना भाई, बोलाई करके ब्रैकेट में लिखना हाईवे टैक्स, और रखवाली करके लिए लिखना
सिक्योरिटी टैक्स या फिर सुरक्षा कर, कुछ भी लिख लेना भाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जनजातियों द्वारा लिए जाने वाला बोलाई व रखवाली कर, रखवाली कर। जेम्स टोड नामक अंग्रेजी अधिकारी या फिर पॉलिटिकल एजेंट भी कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल एजेंट तो बन के आया था राजस्थान के अंदर। तो जनजातियों द्वारा लिए जाने वाला बोलाई तथा रखवाली कर जेम्स टोड नामक अंग्रेजी अधिकारी ने बंद कर दिया था। भाई जेम्स टोड वैसे राजस्थान के लिए एक वरदान ही है, राजस्थान की हिस्ट्री को, पुरातत्व को अगर कोई हाईलाइट देने वाला आदमी है तो वो यही है। और ये जो भी इसने काम किया, ये बुरा नहीं किया भाई, अपने हित में काम किया है, ये कह सकते हैं भाई, है ना। तो वो चीज है, जब सरकार क्या करती है, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इनको यहाँ से हटाती है जहां भी वो रह रहे होते हैं, तो वो एक प्रकार से उनका तो बुरा ही करते होते हैं, लेकिन वो अपनी जान में क्या सोचते हैं कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उनके इंटेंशंस एक प्रकार से वो सोचते हैं कि भाई प्रगति के इंटेंशन है हमारे। तो उस हिसाब से भाई जेम्स टोड की थिंकिंग थी अपने लोगों के लिए, तो वो चीज है। अब फिर क्या है कि भाई कई बार क्या करते थे, ये ट्राइब्स वाले खुद भी हमला कर देते थे। इस एरिया से, जंगली एरिया से अगर कोई जाता था, कोई संसाधन लेके जा रहा है, कोई पैसा लेके जा रहा है ना, उन चीजों की लूटपाट होती थी। उन चीजों से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, राजा महाराजों को कॉन्टेक्ट किया और बोला कि यार एक काम कर देना, इनके लिए भी एक्स्ट्रा सेना लगानी पड़ेगी, एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे कभी भी लूटपाट हो जाती है, कभी भी मारकाट हो जाती है, ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको इन पे थोड़ा कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। अब जनजातियों के खिलाफ ही कोई ऐसी सेना खड़ी कर दी जो जनजाति को नुकसान पहुंचाएगी, उसको देख के जनजाति वाले ताली बजाएंगे क्या कि वाह मजे आ गए यार, देखो मारने के लिए हमें आ रहे हैं, नुकसान ही होगा तो गुस्सा ही आएगा उनको। तो लिखना एक नेक्स्ट लाइन, लिखना जनजाति क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में उपद्रवों को शांत करने के लिए, जनजाति क्षेत्र में उपद्रवों को शांत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा सेनाएं स्थापित की जाती थी, सेनाएं स्थापित की जाती थी, सेनाएं स्थापित की जाती थी जो जाने अनजाने जनजातियों का भी नुकसान करती थी। भाई सारे ही बेकार थोड़ी है, मतलब मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई जनजाति के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे ही ऐसे ही काम करते हैं ना, वो अपना शांतिपूर्ण जीवन समाज से अलग रह के जंगल में प्रकृति के अंदर रह के बिताते हैं भाई, सीधी सी बात है। इंग्लिश में लिखना, टू कंट्रोल द वायलेंस इन द ट्राइबल एरिया Britishers used to deploy army which intentionally or mistakenly harmed, HARMED, harmed the tribals, है ना, ये चीज है भाई। अब एक चीज बताओ, जो जनजाति क्षेत्र है उसको भी सुरक्षा चाहिए, किस चीज से सुरक्षा चाहिए, एज सच तो किसी चीज से नहीं चाहिए थी। अब आप खुद मुझे बताओ, इतने टाइम से, लंबे टाइम से, जब से जीवन एग्जिस्ट करता है, हम क्या जंगलों के अंदर ही नहीं रहे हैं क्या? उधर रहने वाले लोगों को अपने ही लोगों से तो क्या ही इतना पता होता ना कि भाई, पर अंग्रेजों के ये था कि भाई हाँ अब इन लोगों को हम जानते हैं, इनको हम कंट्रोल में ले चुके हैं, तो भाई इनको यही बहाने दे दो कि भाई सहरिया वालों को बोल दिया कि भाई गरासिया तुम्हारा नुकसान कर देंगे, गरासिया वालों को बोल दिया सहरिया वाला तुम्हारा कर देंगे, या फिर तुम पे किसी दिन अटैक हो गया किसी का, तो तुम्हारी जान कौन बचाएगा? ये वाला एरिया भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब वो जरूरी है या नहीं है, लेकिन उनको तो क्या करनी थी, सेनाएं लगानी थी और पैसा कमाना था। तो वो क्या करते थे, ये बोलते थे कि हम जनजातियों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हमें सेना लगानी पड़ेगी, इसलिए आप हमें पैसा दे दो। किससे मांगेंगे पैसा? वो सुरक्षा जिससे करवा रहे हो, वो मतलब जिसकी सुरक्षा कर रहे हो उसी से मांगोगे पैसा। तो जनजातियों से ये वाला पैसा और लिया जाता था। उनके पास में कहां से आए इतना फालतू का पैसा? लिखना, फॉर सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल एरिया Britishers formed new forces and expenses of these forces were imposed on the tribes। बात समझ में आई?
जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंग्रेज अधिकाधिक सेनाएं स्थापित करते थे, सेनाएं स्थापित करते थे। जो मतलब भाई पहले वाला जो लाइन लिखाई थी ना, उसके अंदर ये था कि भाई वो गलती से या फिर इंटेंशनली क्या करती थी, जनजातियों का नुकसान कर देती थी, उनके घर उजाड़ दिए, उनको जान से मार दिया, ये चीजें करना। ये वाले केस में ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी लगा रहे हैं, तो आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। लिखना, जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंग्रेज अधिकाधिक सेनाएं बनाते थे, सेनाएं स्थापित करते थे, जिसका खर्चा जनजातियों पर आरोपित था या अध्यारोपित था, है ना। कौन सी ऐसी है, उनके नाम लिख लो आप। एक का नाम है मेवाड़ भील कौर, इसको इंग्लिश में कॉर्प्स बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे मेवाड़ भील कॉर्प्स। ठीक है, ये 1841 के अंदर बनी थी, खैरवाड़ा के अंदर। और एक आप लिख सकते हो मेरवाड़ा बटालियन या मेर बटालियन, जो भी है, मेरवाड़ा बटालियन। ये है आपकी ब्यावर के अंदर, बताइए आपको, मेर बटालियन 1822 के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई आपको, तो ये चीज आप लिखेंगे। अच्छा भाई लिख लो, वैसे तो आप पॉज भी कर सकते हो, पॉज करो और लिखो। ठीक है, अब क्या है, अंग्रेजों की और क्या दिक्कत हुई भाई, इनके जो भी सामाजिक रीति रिवाज थे, जैसे अंग्रेजों ने तो सभी के ही सामाजिक रीति रिवाजों को क्या किया था, क्रिटिसाइज ही किया था। कोई बहुत ही कम ऐसे होते थे जिनकी बढ़ाई भी करी है, लेकिन ज्यादातर को क्या करते थे, क्रिटिसाइज ही करते थे। जैसे भाई हमारे बाल विवाह को रोक दिया, भाई वो चीज वैसे सही भी है, सती प्रथा को रोक दिया, वो चीज भी सही है। वैसे ही इन ट्राइब्स के अंदर एक प्रथा होती थी जिसको बोलते हैं डाकण प्रथा। किसको बोलते हैं मैं एक बार पहले भी समझा चुका हूं। ओवरऑल यही है कि भाई किसी औरत के ऊपर टोने टोट के डाउट हो और इस हिसाब से, है ना, तो उसके साथ में मारपीट होती थी और इवेंचुअली या तो उसको भगा दिया जाता था या फिर उसको जान से ही मार दिया जाता था। क्या बोल के कि भाई इसके अंदर डाकण है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है ना। तो जैसे मान लो भाई बच्चे खेल रहे होते हैं कहीं पे, किसी आंगन में खेल रहे थे ना, ऐसा तो नहीं होता कि भाई दादी के घर पे खेल रहे हैं ऐसे वैसे, या किसी औरत के आस पास भटकते हैं, भाई औरतों के वैसे फिर जेलसी हो जाती है कि भाई ये ना इसने कुछ कर दिया होगा, मेरे छोरे को खिला दिया, इसके घर पे कोई छोरा है नहीं, इसलिए इसने सोचा कि भाई इसका भी छोरा मर जाए, मेरा छोरा बीमार पड़ गया है, ये वो। फिर समाज में उसको क्या कहने लग जाते थे कि ये सामान्य स्त्री नहीं है, इसके अंदर कोई डाकण है ना। तो उसका बढ़िया से इलाज होता था बेचारे का फालतू में, और फिर उसको या तो जान से ही मार दिया जाता था पीट पीट के, या फिर भगा दिया जाता था। मतलब एक तरीके से उसको डाकण घोषित कर दिया जाता था भाई। इस चीज को अंग्रेजों ने बंद कराया। बोले ये क्या चल रहा है तुम्हारे डाकण डाकी, तुम लोग कैसे बताएगी कौन डाकण है कौन नहीं है ना। तो बोले हमें तो पता चल जाता है भाई ये डाकण है, आप लोग फालतू में हमें इंटरफेयर करते हो। अब भाई एक चीज ये भी एक रीजन ही है कि भाई, मतलब ये नहीं कह रहा कि जस्ट डाकण एक रीजन है, वो हमारे रीति मतलब ट्राइबल्स के रीति रिवाजों के अंदर इंटरफेयर करते थे। जिसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डाकण प्रथा, और भी उनके कई सारे रीति रिवाज रहे होंगे जिनके अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया होगा, है ना, बताऊंगा मैं आपको आगे। तो लिखना, अंग्रेजों द्वारा इनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाता था। Britishers used to interfere in their social customs। एग्जाम्पल लिख लो, डाकण प्रैक्टिस या फिर डाकण प्रथा। ये डाकण प्रथा 1853 में किसने बैन कर दी थी, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने बैन कर दी थी। आप लिख सकते हो भले, इट वॉज बैंड बाई मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह कब बैन कर दी थी, 1853 में। इसे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में प्रतिबंधित कर दिया था। भाई कहने, अंग्रेजों के कहने पे तो किया होगा ना, ऐसे इतने दिन भी तो चल रही थी। ठीक है भाई, एक ही चीज हो गई। अब एक चीज और समझाता हूं मैं। मान लो
इनके ट्राइब्स के अंदर क्या सिस्टम चलता था, एक चीज समझना, जैसे दो गुट की लड़ाई होगी या किसी भी दो लोगों की लड़ाई होगी जो अलग अलग जनजाति के थे, या फिर चलो जनजाति दूसरी भी नहीं थी, एक ही थी, दो लोगों के अंदर लड़ाई हो गई है ना, और एक ने इतना बढ़िया से पीटा एक को कि एक की मौत ही हो गई, मर गया भैया। अब क्या होना चाहिए कायदे से, आज के समाज में किसी की अगर हत्या हो जाए तो जो हत्या करने वाला होता है, क्या उसको समाज में ऐसे रहना दिया जाता कि अरे यार गलती हो गई तेरे से, छोड़ छोड़ फालतू में ना, तू तेरा काम कर अब से, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते। हम उसको क्या करते हैं, पुलिस के हवाले करा देते हैं, पुलिस उसको उचित दंड देती है, जैसी भी सिचुएशन रही है कि भाई इंटेंशनली किया गया है या डिफेंस में किया गया है या फिर जो भी है, न्याय जो होता है वो यही तो कहता है ना कि भाई ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार तो नहीं है, उसके लिए इलाज क्या है, जेल के अंदर उनको सबसे पहले तो सजा मिले, फिर उसके मतलब जेल के अंदर उसको सबसे पहले तो बंद किया जाए, फिर बाद में न्याय जो होगा, न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका जो भी है, ये क्या करेगी, उसको जो भी उचित दंड देना है वो देगी। लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं था भाई, किसी एक ने किसी एक की हत्या कर दी ना, तो भाई हत्या के बदले क्या कर दो, पैसा दे दो। इस चीज को बोलते हैं, मौत के बदले पैसा दिया जाता था, इसको बोलते हैं मौताना। कि भाई जान से तो मारा है, पैसे ले लो, बात खत्म भाई। तब अंग्रेजों ने जब इनके ऊपर अपने नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स लगाने स्टार्ट करे थे, प्रशासनिक जो रूल्स है या नियम है लगाने स्टार्ट किए थे, तो किसी दो की ऐसे हुई होगी लड़ाई और एक की ऐसे मौत हो गई मान लो, तो भाई उसको बोला कि भाई चलो जेल, तो बोला जेल में क्या करना है, तो बोला भाई तुमने किसी की हत्या करी है ना तो जेल में तो जाना पड़ेगा। अरे तो भाई जेल में करना क्या है तो बता, तो बोले जेल में तुझे बंद करेंगे। तो बोला बंद क्यों करोगे भाई बिना बात के, बोला तू एक तो चोरी कर रहा है, मतलब किसी की हत्या कर रहा है और फिर बोल रहा है बिना बात के, तेरे को जेल के अंदर बंद करेंगे और तेरे को ना फांसी की सजा सुनाई जाएगी या जो भी तेरे को सजा सुनाई जाएगी। अरे ये क्या होता है, अरे ये कब से होने लग गया, हम तो पैसा देते हैं, पैसा ले लो चुपचाप फालतू में, 100-150 ज्यादा ले लो, उल्टी बातें क्यों कर रहे हो, किसी की हत्या तो करिए यार। इस टाइप की ये बातें करते थे, इस टाइप के इनके रूल्स थे, है ना, प्रशासनिक रूल्स समझ लो या फिर है ना न्यायिक, भाई इनका न्याय व्यवस्था ऐसी थी इसके अंदर किसी की हत्या भी अगर आप कर दो तो उसको जेल नहीं होती थी, भाई पैसा दे दो, कोई मोटा है तो उसके हिसाब से मोटा पैसा दे दो, कोई काम का नहीं था मान लो ठीक है यार जिसको मारा है वो फालतू ही था ऐसे, है ना, वैसे भी सबको परेशान करता था, क्या पता उनको शील्ड दे दे कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो इनके सिस्टम चलता था, उसको इंटरफेयर किसने किया, अंग्रेजों ने, और बोल दिया कि भाई मोताना वोताना कुछ नहीं होता है, आज दिन तक चलता है मोताना, ऐसी बात नहीं है कि बैन हो गई ये चीजें, है ना। तो भाई जो ऐसे एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होती है उस एरियाज के अंदर अभी भी ऐसी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम बहुतायात से होती है, बट जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ आज भी ये चीजें चलती है। ऊपर जो डाकण प्रथा शब्द लिख रखा है वो भी आज दिन तक होता है। आपके कह देने से हम हमारे वहम बंद कर देंगे क्या, है ना, क्या मंदिरों में ये कह दोगे आप भगवान नहीं होते तो लोग मंदिरों में जाना छोड़ देंगे क्या, अगर किसी को डाकण मानना है तो वो मानना छोड़ देंगे क्या। अपन यही ज्ञान देते हैं तू तू ज्यादा हवा में उड़ रहा, ज्यादा मॉडर्न हो रहा है, तेरे को थोड़ी पता है, ये वो चीजें तो चलती रहती हैं, ऐसी चीजें कभी बंद नहीं होती है। तो आप लिखना, अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अंदर सारे आ गए ना, फिर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना आप, मोताना, ब्लड मनी, है ना, ब्रिटिशर्स बैंड द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम ऑफ ट्राइब्स। एग्जाम्पल लिखना मोताना या फिर ब्लड मनी, दोनों लिख लेना भाई, मोताना भी लिख लेना। इस चीज में आपको बिल्कुल भी मौत नहीं आनी चाहिए, है ना। अपने घर वाले सुनाते ना से भाई इसको बहुत मौत आती है काम करते हुए, तो नहीं आनी चाहिए ना भाई। एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है जिसको बोलते हैं महुआ। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके एरिया के अंदर ये बनती है, और ये बनती है ज्यादातर किधर, मेवाड़ वाले रीजन के अंदर, है ना। उस एरिया के अंदर जनजातियां भी काफी रहती है, बहुतायात के अंदर, है ना। राजस्थान के अंदर तो ये वाला एरिया है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस वाला जो बेल्ट है, इस वाली साइड में ज्यादातर ये जंगली क्षेत्र ज्यादा है, तो जनजातियों का आवास भी बहुत ज्यादा है। वागड़ क्षेत्र के अंदर भी कितने सारे है ना, तो बोमट भील ये क्षेत्र जो है इन सब के अंदर। तो होता क्या था कि एक महुआ नाम के पादप से, उसके पुष्प से या फिर जो भी है उससे क्या बनाई जाती है, एक ट्रेडिशनल परंपरागत लिक्कर बनाई जाती है। लिक्कर जिसको बोलते हैं शराब, वो बनाई जाती है, और वो पी के ये वाले लोग जो क्या सेट रहते हैं भाई इनके घर पे। देखिए इस चीज को देखने वाले घृणा की नजर से भी देखते हैं,
देखने वाले इस चीज को परंपरा की दृष्टि से भी देखते हैं। हम आगे देखेंगे कंजरों के अंदर तो ये होता है कि भाई मरते हुए आदमी के भी मुख के अंदर दारू की 2 बूंदे डाली जाती है कि भाई ले जाते जाते भी बढ़िया सेट होके जा। तो वो उनके ट्रेडिशन है, परंपरा है उनके, वो उस चीज को किस प्रकार से लेते हैं, एक प्रकार का वो है ना। अगर उनको नहीं पीने के लिए मिले ना ये चीज, जो रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो उनकी दशा बन जाती है और वो दूसरों के यहाँ पे या तो आतंक मचाएंगे या खुद का जीवन तहस नहस कर लेंगे। एक प्रकार से ये जरूरत बन जाती है, या फिर इन लोगों के लिए तो ये जरूरत है भी। जैसे हम चाय पी लेते हैं वैसे ही भाई ये इन चीजों का कंजम्पशन ज्यादा करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, ये शराब वगैरह हो गई, अफीम वगैरह हो गई, इनको सबसे पहले अपने अंडर में लिया था, है ना। हमने देखा था ना कि ये किसान आंदोलन के अंदर खालसा रीजन के अंदर वो मातृकुंडिया के अंदर सम्मेलन हुआ था, वहां पे उनको अफीम का मुआवजा मिला था, वो सारी चीज कवर करी थी ना। तो वो क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं कि भाई ऐसी चीजों से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, भाई शराब हो गई ये सब चीजें, इनसे बहुत सारा मोटा पैसा कमाया जा सकता है, तो उन चीजों के लिए क्या कर दो। और दूसरी बात ये ऐसी चीजें भी है अगर इनको गलत बना दिया, जहरीली शराबें पी पी के कई लोगों की मौत होती है, सही बात है ये आपको पता ही है। तो जहरीली शराब पीने से, या फिर मान लो शराब का केमिकल कंपोजिशन सही नहीं बैठा और गलत तरीके से बना दी, तो वो नुकसान ही देती थी वो चीज। इसलिए भी सरकार इन चीजों पे प्रतिबंधित लगाती है, और ये प्रतिबंध सरकार ने नहीं सिखाए, अंग्रेजों ने सिखाए, जिसको सरकार आज तक लाइसेंस की फॉर्म के अंदर अभी भी चालू करके बैठी है ना। आप और मैं घर पे बैठे शराब बना सकते हैं क्या? बेच भी नहीं सकते। 23 स्टेट्स तो ऐसे स्टेट्स हैं जो ड्राई स्टेट्स बन चुके हैं, जहाँ पे इनका खरीदना बेचना सारा कुछ क्या है, जुर्म है भाई। तो वो जो भी है भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये जुर्म है कि नहीं है, इन्हें बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम बात नहीं कर रहा। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ, ये अपनी देशी शराब बनाते थे अपने एरिया के अंदर, है ना। इनके भाई कोई भी पिए, ये इनकी सोच है, इनकी इच्छा है, इनकी मर्जी है, भाई स्वतंत्रता तो है ही है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, बोले अब से आप शराब नहीं बनाओगे भाई। अब ये वाली चीज नहीं से साइन करेंगे भाई, इतने दिन सारी चीजें बोल दी, सारी चीजें हमने मान ली, ये वाली पे हम कैसे मान जाए भाई। तो और हमारे तो ज्यादातर बूढ़े डोकरे पीते ही यही है, उसके बिना तो चाय वाय तो हाथ ही नहीं लगाते, फालतू चीजें लात के मार देते हैं गिलास रखते ही। तो ये गलत चीज है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, बैन कर दी परमानेंटली, ये नहीं बना सकते, आप नहीं पी सकते हो, तो ये नहीं पियेंगे, ये नहीं बनाएंगे, तो फिर तो और अगर पीनी है तो हमसे खरीद के पियो, वो चीज थी। तो लिखना महुआ लिकर ऑफ ट्राइब्स, महुआ लिकर ऑफ ट्राइब्स वाज बैंड, महुआ लिकर ऑफ ट्राइब्स वाज बैंड, वाज बैंड, वाज बैंड। जनजातियों की महुआ शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक रिपन नाम का एक आदमी है जो हमारा वाइसरॉय रहा है, या फिर क्या कहेंगे उसको, एक सेकंड रुकना, लॉर्ड रिपन, है ना। ये अंग्रेजी अधिकारी है जिसने अंग्रेजों की सेना का, या मैं कहूँ अंग्रेजों की कंपनी का, या फिर कुछ भी कह लो, है ना, तो प्रतिनिधि, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय कुछ भी कह लो, इसने क्या किया था, जैसे इसके इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर क्या होती है, जनजाति की सॉरी जनगणना होती है ना, पूरे देश की, वैसे ही इसने सोचा था, इससे पहले भी किया गया था, लेकिन इसने बोलते ना सिस्टमेटिक तरीके से और प्रॉपर तरीके से संपन्न किया था। तो हमारी पहली सिस्टमेटिक और प्रॉपर जनजाति नहीं, जनगणना कब हुई थी, 1881 में। करवाई किसने थी, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। वो जब जनगणना हो रही थी तब उस टाइम पे अपने वाले नॉर्मल लोगों को भी यही लगा था, 1881 के आसपास लगभग, है ना, अंग्रेजों के अफगानिस्तान इधर ये वाले जो और आगे वाले एरिया के अंदर इनकी लड़ाइयां चलती थी। तो भाई कोई भी बात है भाई, ठाले भुले जो भी बैठे उनको भर्ती कर लिया जाता था कि भाई जैसा भी है 2-4 मारेगा, मार तो लेगा ना, तो ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था। जनजाति वाले लोग तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं एग्री करेंगे भाई। इनके घर पे अब अंग्रेज रोज आने लग गए, कभी महुआ प्रथा डाकण प्रथा बैन करा रहे हैं, कभी ये चीज करवा रहे हैं, कभी मोताना बंद कर रहे हैं, कभी किसी को जेल में पटक रहे हैं, कभी टैक्स लेने आ रहे हैं। दिमाग नहीं खराब है क्या? फिर से गेट बजाए और गेट बजा के बोले कि भाई आज हम आए हैं, आपके घर में कौन कौन रह रहा है उसके सारे नाम लिखवाओ। भाई घर का मुखिया कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उनके बच्चे कितने हैं, बच्चों के बच्चे कितने हैं, सारी चीजें कच्चा चिट्ठा अपना दो। अब वो चीज सुन के एकदम अचानक से पहली बार ही हो, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा। वो कोरोना से मेरे को याद आया कि भाई, है ना, कि कोरोना की वैक्सीन जब लगाई गई थी तो भाई लोगों के अंदर ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शंस फैले थे कि भाई ये कोरोना की वैक्सीन जो है हमें और बीमार कर दी। किसी के तो ये हो गया भाई इससे ना फर्टिलिटी जो होती है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होती है। तो भाई कई लोगों ने तो इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाए कि भाई लोगों ने बोला कि ये मोदी सरकार का ये खेल है कि भाई देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इनको इस बहाने क्या दे दिया जाए
ये इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे क्या हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या कंट्रोल हो जाए। तो वो चीज उसके मतलब अभी कोई किसी चीज को कैसे भी ले तो उस चीज का क्या ही किया जा सकता है ना। तो ऐसे मिसकंसेप्शंस भी थे। और उसके अंदर भाई कई बूढ़े लोग जो हैं वो भी भाग रहे थे कि भाई हम नहीं लगवाएंगे ये वैक्सीन। उनका पता नहीं क्या ही रोल रहेगा अब जनसंख्या वृद्धि के अंदर। बाकी ऐसी चीजें हैं। तो भाई जनसंख्या जो है उसकी जनगणना हो रही है, तो उस चीज से इनको जनजातियों को ये दिक्कत थी कि भाई है ना आप अब क्या चाहते हो हमसे, भाई घर में लोग लुगाई कितने हैं वो चीजें पूछ रहे हो, बच्चे कितने हैं। तो कभी तो ये वहम है कि भाई जवानों के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई जवान जो भी है उनको फौज के अंदर भर्ती करेंगे, है ना। या फिर भाई बूढ़े कितने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भाई बूढ़ों के लिए कुछ और ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि भाई अब से बूढ़ों का ये वो बंद करो और ये फलानी इन चीजें इनकी ये फैसिलिटीज बंद करो, है ना। या फिर मोटे पतले यार ये देख के भाई इनके ये हो जाएगी भाई, है ना, ये बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से छांटो और ये करो, और ये बीमार लोग हैं, है ना। तो काफी सारी मिसकंसेप्शंस इनके दिमाग में आए थे। इनका माथा पकड़ के बैठ गए थे कि भाई साहब बहुत दिमाग खराब करते हैं, रोज रोज अंग्रेज आते हैं, कभी जिंदगी में किसी का हमारे घर पे वो नहीं देखा था आना जाना, अब ये रोज हो रहा है किसी न किसी बात को लेके। तो एक लास्ट रीजन और लिख लो, ड्यूरिंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1881 tribes outraged 1881 की जनगणना के दौरान जनजातियों को काफी आक्रोश हुआ था। ठीक है, ये सारे कुछ एक कारण है जिसकी वजह से जनजातियों ने क्या कर दिया। मेन कारण तो देखो यही है कि भी जनजातियों में भी कृषि करने वाले काफी लोग हैं, किसान वर्ग काफी एक वो है, तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और भी ये सारे के सारे रीजन है। अगर आप कोई एग्जाम देते हैं रिटर्न तो उसके अंदर भी पूछे जाते हैं, और आपसे ऐसी चीजें स्टेटमेंट वाइज आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर भी आ सकती है। इसलिए आपने ये जो भी 42 मिनट दिए हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हम हमारे जनजातीय आंदोलन। एक सेकंड रुकना भाई, आता हूँ। अब आप सबसे पहले डालेंगे हेडिंग हमारा पहला जनजातीय आंदोलन जिसको बोलते हैं मेर आंदोलन। मेर एक जनजाति है, तो आप पहली हेडिंग डालेंगे मेर आंदोलन, मेर मूवमेंट। ये लगभग चला था 1818 से 1821। बहुत ही कम चांस है ऐसी कोई चीज पूछेगा आपसे कि 1818, बट एक आपको रहे ना, तो एक पढ़ते टाइम पे आपके मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये कब की बात चल रही है, हाँ इसके आसपास के इवेंट हुआ था, ये सारी चीजें ये ध्यान रहना चाहिए आपको। अभी होने को तो 1857 की क्रांति से पहले ही हो गया, तो जरूरी नहीं है कि ये कोई इस चीज को सिंक्रोनाइज करे कि 1857 की क्रांति से पहले कोई भी प्रकार का आक्रोश होगा इन लोगों के अंदर। देखते हैं कौन से क्षेत्र के अंदर हुआ, तो होता है मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर। अबे मेरवाड़ा क्षेत्र है क्या, आगे भी काम में आएगा। वैसे अभी तो हम मेवाड़ का इतिहास देख रहे हैं, आगे जब मेवाड़ के बाद में मारवाड़ पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें जब करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी ये शब्द समझने की कि मेरवाड़ा क्या होता है एक्चुअली। देखो इसके अंदर आता है एक तो मेवाड़ प्लस मारवाड़, यानी कि जोधपुर वाला जो राज्य है वो, और अजमेर। इन तीनों को अगर मैं मैप के अंदर एक बार सॉरी भाई राजस्थान का जैसा भी मैप है, यहाँ कहीं पड़ता है अजमेर, मान लेते हैं ये वाला अजमेर एरिया है, ये वाला मेवाड़ वाला एरिया है, सॉरी मारवाड़ वाला एरिया है, और ये वाला क्या है, मेवाड़। एक बार के लिए आपको बस समझनी है मेरी बात। इनका ये जो कॉमन एरिया है, जिनकी एक दूसरे से इस एरियाज के अंदर क्या होती है आपस में रोज मुलाकात, या फिर सेंसिटिव, या फिर कह सकते हैं कॉमन टाइप का सा एरिया, ये वाला एरिया वैसे कहा जाता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र, इस वाले एरिया में ना तो मेवाड़ है, ना मारवाड़ है, ना अजमेर है, एक तरीके से कह सकते हैं सारे ही है। तो ये वाला जो कॉमन एरिया होता है जहाँ पे इन तीनों का एक दूसरे से संबंध काफी इजीली बैठ सकता है, ये वाला एरिया मेवाड़ नहीं कहला के, मारवाड़ नहीं कहला के, अजमेर नहीं कहला के, कहलाता है मेरवाड़ा क्षेत्र। बात समझ में आई क्या आपको? तो ये है मेरवाड़ा क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को मैंने क्यों बताया है आपको, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन हुआ था इसलिए। देखो उस टाइम पे एक जनजाति थी जिसका नाम है मेर जनजाति। ये मेर जनजाति के जो लोग हैं
उस टाइम पे ना तो इसके ऊपर सरकार कोई, वही वाली चीज अभी का, ये जो 1800 सॉरी जनजातीय आंदोलन के जो भी कारण बताए थे, ये कारण अगर ना होते तो क्या जनजाति कभी आउटरीच करती? नहीं करती ना। तो इससे पहले क्या था, नॉर्मल जनजाति जैसे रह रही वही चीज थी, यानी कि ना तो राजा उनको हस्तक्षेप करता है, ना उनसे कोई टैक्स लिया जाता है, वो अपना बोलाई टैक्स, रखवाली टैक्स लेते हैं शांति से, जो भी उनको करना है। इससे पहले तो ये सिस्टम था। लेकिन अंग्रेजों के जैसी दिक्कत हुई तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। सिंपल सी बात है, कंट्रोल में लिया, इनकी अंग्रेजों से थोड़ी झड़प हुई है ना, लड़ाई वेदा हो गया छोटा सा ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने दूसरा तरीका निकाला कि इन मेर जनजाति के लोगों को क्या करते हैं, एक इसके अंदर ही शामिल कर लेते हैं जितने लोग आना चाहें, कि भाई सेना बनाएंगे हम इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए। जो ब्यावर ब्यावर बना था ना वो, है ना, कुछ मेर आतंकी लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते थे इन चीजों को, अंग्रेजों के एकदम विरुद्ध हो गए थे। उनके सामने ही अंग्रेजों ने क्या खड़ी कर दी, एक मेरवाड़ा बटालियन या फिर मेर बटालियन, जिसके अंदर लोग कौन से थे, ये जनजाति वाले लोग थे ज्यादातर। तो वो जो सेना के अंदर लोग थे वो क्या करते थे, मेर जो है, जो भी मेर वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं या फिर किसी और से भी प्रोटेक्शन करनी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरवाड़ा क्षेत्र में, मेरवाड़ा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने अंततः एक सेना बना ही ली थी। ठीक है, इससे दिक्कत किसको हुई थी स्टार्टिंग में, मेर जनजाति को दिक्कत हुई। ये छोटा सा एक आंदोलन है जिसको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एरिया के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ हुई थी एग्जैक्ट, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आप लिखना। मेरवाड़ा क्षेत्र लिख लो आप, ये कि इनकी कॉमन जमीन है ना। एक तरीके से आपको ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा, एक लाइन लिखना फिर, देखो मेर जनजाति का या फिर मेरों पर, मेर जनजाति का, मेर जनजाति का की जगह पर लिखना, मेर जनजाति पर किसी भी रियासत का, किसी भी रियासत का प्रशासनिक व राजनीतिक नियंत्रण नहीं था। देयर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, देयर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन मेर ट्राइब, ऑन मेर ट्राइब by any of the states, by any of the states। अब मेरों की थोड़ी सी आदत ये थी कि ये लूटपाट करते थे भाई, है ना, इनका मेन पैसा कमाने का तरीका या फिर अपने आप को वो बोलते ना ग्रोथ करवाने का तरीका ये था कि हम तो लूटपाट करेंगे। इस चीज को अंग्रेज वैसे भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो लिखना मेर अक्सर लूटपाट किया करते थे। मेर ट्राइब यूज्ड टू लूट, लूट को इंग्लिश में लूट ही कहते हैं ना। मेर ट्राइब यूजुअली यूज्ड टू लूट द पर्सन और एरिया एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू कंट्रोल इट। मेर अक्सर लूटपाट करते थे जिन्हें अंग्रेज नियंत्रण में लेना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेज। अब एग्जाम में क्या पूछी जाएगी, वो इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है। 1818 के अंदर एक आदमी था विल्डर, अंग्रेजों का था। इसने इन्हीं जो ये जो मेर है, इनका एक गांव है झांक गांव। ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मेर आंदोलन को दबाने वाला व्यक्ति कौन है या फिर कौन से गांव के अंदर हुआ था, तो वो झांक गांव या फिर विल्डर, ये आपके काम की चीजें हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो झांक गांव के अंदर इन मेरों से समझौता कर लिया, बोले यार आप फालतू के अंदर लूटपाट करते हो, सेना में भर्ती हो जाओ, पैसा मिलेगा, और आप जो नहीं भर्ती हो रहे हैं या फिर कोई और आपके एरिया में लूटपाट करता है या फिर मार काट करता है, तो उससे सुरक्षा करो अपने एरिया की, है ना, खुद ही सुरक्षा करो और आपको पैसे भी देंगे। आप अपनी चीज की सुरक्षा कर रहे हो, उसी के हम आपको पैसे देंगे। तो भाई मेरे को भी लगा हाँ यार बात तो सही है, कर लेते हैं ज्वाइन। इसने क्या किया वो लिखो, 1818 में विल्डर ने झांक गांव में मेरों से लूटपाट न करने का समझौता कर लिया था, मेरों से लूटपाट न करने का समझौता कर लिया था। इन 1818 विल्डर concluded an agreement with the mayors, NER, with the mayors to not
लूट एनीवन, टू नॉट लूट एनीवन, LOOT, ठीक है। तो इनको सेना में भर्ती किया जाएगा। अब होता क्या है कि बाद में ना 1819 के आसपास विल्डर ने खुद ने क्या कर दिया, कुछ एक पे आरोप लगा दिया कि भाई सेना के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, मतलब भाई है तो हमारे साथ में भर्ती, लेकिन हमें ही अटैक करते हैं, हमें ही मतलब अभी भी इनकी लूटपाट चल रही है ना। पुलिस के अंदर कोई ऐसे फर्जी लोग भर्ती हो जाते हैं ना, जो बाद में ऐसे है ना बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर वो ब्राइब मांगते हैं ना, घूसखोरी करते हैं, या फिर किसी को जबरदस्ती परेशान करके पैसा ऐंठते हैं। तो ये ऐसे काम स्टार्ट कर दिए थे कुछ एक मेयरों ने। देखो भाई, एक प्रकार से इनका जो भी मेन काम था वो तो क्यों ही बंद करेंगे, है ना, तो इनके पास और पावर आ गई है काम करने के लिए। तो विल्डर ने क्या किया, आरोप लगा दिया इन पे, बोले कि मेयर जो है ना ये सुधर नहीं रहे ऐसे वैसे, तो इनके ऊपर अटैक कर दिया 1819 के अंदर। फिर बाद में मेयरों ने भी अटैक किया कि भाई पुलिस चौकियां ही तबाह कर देंगे, यहाँ पे काम नहीं करना आ रही है, वो सारी चीजें, काफी सारे काम हुए थे। लिखना 1819 में, 1819 में विल्डर, विल्डर यही वाला आदमी है ना, 1819 में विल्डर मेयरों पर, मेयरों पर, मेयरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर, समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर उन पर आक्रमण कर देता है, उन पर आक्रमण कर देता है। 1820 में, 1820 में मेयरों द्वारा, मेयरों द्वारा अंग्रेजी पुलिस चौकियां, मेयरों द्वारा झाक स्थान पर, मतलब ये झाक वाला गांव, झाक स्थान पर अंग्रेजों की पुलिस चौकियां तबाह कर दी गई थी, तबाह कर दी गई थी। इन 1819, 1819 है ना, इन 1819 विल्डर, विल्डर, विल्डर put an allegation on mayor for breaking the agreement, for breaking the agreement, and he attacked on the mayors, he attacked on the mayors. In 1820, in 1820 the Mayor tribe, the Mayor tribe attacked the police stations in the झांक विलेज या झांक गांव। फिर बाद में अंग्रेजों ने, देखो उनके पास में सेना भी बहुत है, मतलब क्या ही कर लेंगे ये मेयर, क्या कर लेंगे इनका। 1821 के आसपास आते आते इन्होंने ना इनका दमन कर दिया था, और फिर बाद में 1822 के अंदर आते आते इन्होंने क्या कर दिया था, प्रॉपर एक मेरवाड़ा बटालियन बना ली थी, जिसके अंदर ज्यादातर लोग तो अभी भी इन्हीं के थे, बटालियन बना ली थी जिसके अंदर ज्यादातर लोग इन्हीं के थे, और बटालियन, और ये कंट्रोल अच्छे से कर पाते थे इस एरिया के अंदर। तो मेयरों के ऊपर एक बढ़िया कंट्रोल लगाने के लिए, अभी जो पीछे देखा था ना 1822 के अंदर, तो वो क्या कर ली थी अंग्रेजों ने, प्रॉपर बना ली। अब एक चौकी बना ली, और उसके बाद में क्या होगा, छावनी वावनी बनेगी। तो लिखना आप 1821 में, 1821 में मेवाड़, मारवाड़ व अंग्रेजों की, ये स्टेटमेंट ना आपके रिटन एग्जाम के अंदर काम में आएगा, बाकी यहाँ पे कोई काम का नहीं है। 1821 में मेवाड़, मारवाड़ तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने, संयुक्त सेना ने मेरों का दमन किया, मेरों का दमन किया। अब दमन हो गया भाई मेरों का, कंप्लीट है ना। फिर एक लाइन लिखना, मेरवाड़ा रेजिमेंट या फिर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा बटालियन। भाई ब्यावर जो छावनी है वो कैसे बनी है ना, इसके अंदर मेनली ये मेरवाड़ा वाली जो बटालियन है वो काम करती थी, अंग्रेजों की है ये मेरवाड़ा बटालियन लिखना। फिर इसके अंदर लिखना मेरवाड़ा क्षेत्र में, मेरवाड़ा क्षेत्र में 1822 में डेविड डॉक्टर लोनी द्वारा इसका गठन किया गया था। इंग्लिश में लिखना, इन 1821 द जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़, मारवाड़ एंड ब्रिटिशर्स, द जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़, मारवाड़ एंड ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड द मेर, सप्रेस्ड द मेर, एक प्रकार से आंदोलन का खत्म ही हो गया 1821 आते आते। सप्रेस्ड द मेर्स, फिर नेक्स्ट टाइम लिखना मेरवाड़ा रेजिमेंट या फिर बटालियन, मेरवाड़ा रेजिमेंट या बटालियन, कुछ भी लिख लो रे, बटालियन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर। सबसे पहले लिखना हेडक्वार्टर, अच्छा हिंदी वालों को नहीं लिखा है ना, हेडक्वार्टर लिख लेना ब्यावर, हेडक्वार्टर ब्यावर। भाई अंग्रेजों की ब्यावर छावनी का उदय कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? कई सारी छावनियां देखी, एनी ने ब्याह देखा ना, एरिनपुरा, नीमच, ये सब चीजें। हेडक्वार्टर लिख लिया। उसके बाद में लिखना मेरवाड़ा क्षेत्र में 1822 में, मेरवाड़ा, अच्छा इंग्लिश को लिखवा रहा था ना, इन मेरवाड़ा रीजन, इन मेरवाड़ा रीजन डेविड ऑक्टरलोनी फाउंडेड, डेविड ऑक्टरलोनी फाउंडेड दिस रेजिमेंट इन 1822, 1822। ये हुआ आपका मेर विद्रोह, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको एक बार के लिए हाईलाइट करूं फिर से, तो आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ ली जाए, अब जरूरी थोड़ी है आपको ये कहेगा कि नहीं भाई आपने जो भी पढ़ा है वो जनजाति आंदोलन के अनुसार हम पूछना चाहते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ, इसकी मर्जी। एक ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मेनली तो ये 3 शब्द ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका ये हेडक्वार्टर, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है और आपको समझ में आए, आपको याद रहे, आप दोबारा ये नोट्स उठा के देखो तो आपकी ना बत्ती गुल ना हो कि यार ये क्या समझाया है, झाक गांव बिल्डर मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है, तो अगर आप किसी को पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा जनजातीय आंदोलन, वो है, सिर्फ आपको नाम लिखना है, बहुत बड़ा नहीं है, ये है लिम्बारा बारू, लिम्बारा बारू विद्रोह। कहां हुआ था इतना सा इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर, लिख लो ऐसे कैसे उतार लो, क्षेत्र में, जनजाति नहीं किया था भाई, कोई बहुत बड़ा नहीं, बस आपको एक ध्यान होना चाहिए कि भाई लिम्बारारू, सॉरी मैं खुद ही नहीं बोल रहा ढंग से, लिम्बारा बारू क्षेत्र, सॉरी लिम्बारा बारू जो विद्रोह है वो किस क्षेत्र में हुआ था? डूंगरपुर क्षेत्र। किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन। ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो लिख लो आप इसको। तीसरी, अब एक इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, भगत आंदोलन। देखो इससे पहले जो भी पढ़े थे वो नो डाउट इतने बड़े नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं, पर कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो एग्जामिनर आपके भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, ये सारे धरे रह जाएंगे, मीणा आंदोलन, ये बैठे के बैठे रह जाएंगे, प्रश्न आएगा नहीं इनसे एक भी, है ना। घोटे मारे होंगे जराइम पेशा कानून, जराइम पेशा कानून पूछ लेगा, लिम्बारा बारू, तो क्या कर लेंगे, तो आपको लिखना चाहिए इंपॉर्टेंस, आपके नोट्स में जो कुछ भी लिखा है उसको सबको इंपॉर्टेंस दो भाई। और मेरा पहले एक वहम हुआ करता था जब कभी मैं एग्जाम्स दिया करता था कि भाई एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ गया है उससे तो दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। जो लाइन पूछ ले वो तो क्या ही पूछ लेगा दोबारा। पहले तो ऐसा था जैसे मान लो 1857 की क्रांति से पिछली बार ये वाला फलाना क्वेश्चन आ रखा है नीमच वाले से, इस बार नीमच से तो नहीं आएगा, है ना। तो हमारी थोड़ी सी ऐसी मेंटेलिटी रहती थी कि ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर ये वाली मेंटेलिटी ब्रेक हुई, तो फिर बाद में पता चला हमें ऐसे हुआ कि यार ये वाली पर्टिकुलर लाइन तो कभी दोबारा नहीं पूछेंगे, है ना। तो डूंगला गांव का रूगाराम किसान है, उसने हेल्प करी थी, ये वाली लाइन तो पूछ चुकी, अब थोड़ी एग्जाम में आएगी, छोड़ो हटाओ। लेकिन वो भी ऐसी चीजें भी हुई है कि सिंगल एग्जाम के अंदर, जो अभी एग्जाम हुई है नेक्स्ट ईयर दोबारा हुई, तो उसके अंदर फिर से पूछ लिया वही क्वेश्चन, फिर वहां पे तोते बोल जाते हैं। इसलिए आपके नोट्स में जो कुछ भी लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। भगत आंदोलन क्या है, कहाँ हुआ, उसको आप डिटेल में लिखेंगे। तो भगत मूवमेंट लिखेंगे आप सबसे पहले। मेरे को किसी ने बोला कि भाई सर 3-3 घंटे की क्लास हमसे नहीं पढ़ी जाती, टुकड़ों में पढ़ लो। वागड़ क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र कौन सा है? मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। मेरा कोई छोटा भाई मुझसे ऐसे सवाल करे, सर मेरे भाई मेरे से तो ये नहीं पढ़ा जाता, वो नहीं पढ़ा जाता,
3 घंटे कैसे पढूं? उसको ये कह सकता हूँ कि 7 घंटे फिर मजदूरी करने के लिए तैयार रहना, बांटे तोड़ने के लिए, है ना। चलो जो भी है छोड़ो, भगत आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। वागड़ क्षेत्र के अंदर हुआ था, ये वाली लाइन लिखेंगे। वागड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? जो क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसी को क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव वागड़ क्षेत्र। ठीक है, लिखो। किया किसने था? भील जनजाति ने। भील हमारे राजस्थान की सबसे प्रिमिटिव, या इंडिया की भी कहूं सबसे प्रिमिटिव जनजातियों में आती है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। भील शब्द जो है से व्हील से आया है, व्हील, और व्हील का अर्थ होता है धनुष और बाण, है ना। धनुष बाण को कलेक्टिवली व्हील बोलते हैं और इसी को धारण करने वाले लोग भील कहलाते हैं। ठीक है, अब वह किससे बोला जाए, इतनी मेहनत कौन करे, तो भील ही बोल दो। इनका लीडर कौन था? तो लीडर थे गुरु गोविंद गिरी। देखो इनको कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा गोविंद गुरु भी लिख रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गोविंद गिरी गुरु एक ही नाम है। ये कौन है, इनके बारे में एक हल्का सा इंट्रो ले लेते हैं। ये डूंगरपुर के अंदर एक वैद सा गांव है, तो मैं प्रॉपर लिख ही रहा हूं, आप भी वैसे का वैसे उतारेंगे। डूंगरपुर के वैद सा गांव में ये पैदा हुए थे, और गांव के अंदर भी कौन से परिवार में? तो ये बंजारा परिवार के अंदर पैदा हुए थे, बंजारा परिवार में। बंजारे क्या होते हैं? अक्सर जो घूम घूम कर व्यापार करें उसको बोलते हैं बंजारे, या फिर नोमैडिक ट्रेडर्स। नोमैडिक ट्रेडर्स भाई, जैसे मान लो आपकी दुकान है कहीं पे जोधपुर मिष्ठान भंडार, लेकिन अब वही जोधपुर मिष्ठान भंडार आप घूम घूम के बेच रहे हो, रसगुल्ले ले लो, गुलाब जामुन ले लो, है ना, घेवर ले लो, फिरनी ले लो, तो वो आप क्या हो गए? बंजारे हो गए एक प्रकार से, है ना। मैं तेरी बंजारन बन के फिरूंगी गली गली, वो जो भी छोड़ो। तो इस परिवार के अंदर ये पैदा हुए थे गोविंद गिरी जी। कौन से गांव के अंदर? वेदसा गांव। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं फैक्ट्स, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है। और डूंगरपुर के अंदर ये एरिया था, ये डूंगरपुर के हैं, वागड़ क्षेत्र के हैं, और ये इस आंदोलन के अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी एरिया के भाई, इस एरिया के लोगों के सेंटिमेंट्स भी समझते हैं। तो ठीक है, आप ये चीज लिखो गोविंद गिरी के बारे में। अब इन गोविंद गिरी के भी गुरु थे, उनका भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सोचा लिख लेते हैं। राजगिरी, इनके भी गुरु हैं। कौन है? गोविंद गिरी के गुरु कौन है? राजगिरी। ठीक है, लिख लो आप, ये 2-3 इंफॉर्मेशन है जो लिख लो। फिर हम गोविंद गिरी के ही बारे में बात कर लेते हैं एक दो और। हम आगे देखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट इंसान रहे हैं, इन्होंने काफी समाज सुधारक काम करे हैं, है ना। तो इनसे इंस्पायर कौन हो गए? हमारे गोविंद गिरी जी हो गए, तो इनके बारे में लिखना। ये दयानंद सरस्वती जी से, गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती जी से काफी प्रभावित थे, काफी प्रभावित थे। ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई दयानंद सरस्वती। अब इन्होंने ऐसा क्या किया भाई? दयानंद सरस्वती ने काफी समाज सुधारक काम करे, जिसमें से हिंदुओं के लिए भी, है ना। एक सेकेंड होगा भाई। दयानंद सरस्वती ने ना मेन तो एक आर्य समाज का गठन किया था। वो आर्य समाज इतना ज्यादा बोलते हैं ना एथिकली मैच्योर प्रकार का समाज था, जो हर चीजें समझता है कि सिर्फ मेरे ही हित इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले इंसान के भी हित इंपॉर्टेंट है। सभी को अपने अपने धर्म में एक बोलते हैं ना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। काफी सारी अच्छी अच्छी बातें इनकी। आर्य समाज से बहुत से लोग इंस्पायर हुए हैं। हम दयानंद सरस्वती के बारे में जब देखेंगे तब पढ़ेंगे भी। तो इन्होंने 1875 के आसपास लगभग है ना ये आर्य समाज का गठन किया था। फिर बाद में राजस्थान आए, राजस्थान के अंदर भी इन्होंने आर्य समाज का ऐसे ब्रांच सी गठित करी थी, है ना। तो उस चीज से इंस्पायर कौन होते हैं? गोविंद गिरी। और ये दयानंद सरस्वती ने काफी ऐसे आंदोलन चलाए थे जिसके तहत हिंदुओं को, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धारण कर ली थी, है ना, उनको वापस हिंदू रिलीजन में लेके आए कि भैया कहाँ जा रहे हो फालतू में। उन्होंने कह दिया हाँ भाई यीशु मसीह होते हैं, तो आपने मान लिया यीशु मसीह होते हैं, आप अपने वाले छोड़ के जा रहे हो, है ना। तो वो चीजें भी इन्होंने समाज सुधारक कार्य किए। ऐसे ही कुछ एक समाज सुधारक कार्य किसने किए? गोविंद गिरी ने भी किए। इन्होंने इसके लिए क्या खोला? इन्होंने इसके लिए खोला भगत सेक्ट, भगत पंथ।
ये भगत पंथ जो है किसने खोला? गोविंद गिरी ने खोला। इसके तहत ये क्या करते थे, जो जो ट्राइब्स के लोग हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं ना किसी भी दूसरे धर्म के अंदर, उनको वापस लेके आते थे ये किसके अंदर? इसी धर्म के अंदर। तो एक लाइन लिखना आप, भगत सेक्ट लिख के लिखना, भगत पंथ या भगत सेक्ट। इसे गोविंद गिरी ने गठित किया था। इट वॉज फाउंडेड बाई गोविंद गिरी टू कीप हिंदू इन हिंदू रिलीजन, टू कीप हिंदू ट्राइब्स इन हिंदू रिलीजन, ऐसे लिखना, टू कीप हिंदू ट्राइब्स इन हिंदू रिलीजन। इसका गठन गोविंद गिरी ने किया था, जिसके तहत हिंदू जनजाति को हिंदू ही बने रहने का संदेश दिया जाता था, है ना। जो कन्वर्ट हो गए उसको वैसे लिया जाता था। फिर इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने ये दयानंद सरस्वती से इतने ज्यादा इंस्पायर थे। जैसे दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारक कार्य किए, इन्होंने भी काफी सारे समाज सुधारक कार्य किए। लड़ाई नहीं करना चाहिए, देवालय नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, है ना। आपस में मेल जोल बढ़ा के रहो, इससे प्रेम संबंध रखो, किसी की सहायता करनी चाहिए। काफी सारी बातें इन्होंने समाज को सिखाई। और जो भील वगैरह है, इन्होंने काफी इन चीजों को कंसिडर भी किया था। ज्यादातर हम भीलों की बात करेंगे भगत आंदोलन के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था? भीलों का एक प्रकार से सामाजिक उत्थान किया था। एक लाइन लिखना, ही ट्राइड टू मेक social reforms in Bhil tribe. He tried to bring social reforms in Bhil tribe. इन्होंने भीलों में सामाजिक सुधार लाने के काफी प्रयत्न किए थे। अब इनके ऐसे भी है कि भाई हाँ, आप कंट्रोल में रहो, ऐसी चोरी चकारी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, अन्याय ना हो जाए। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? खुद का ये कोतवाल लगवा लेते हैं। कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत है आपको, है ना। गोविंद गिरी बोल रहे हैं ऐसी बात है अपने एरिया के लोगों को, वागड़ क्षेत्र के लोगों को, भाई हम अपना ही कोतवाल लगा लेंगे और इसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, इससे डरेंगे भी, गलत काम करने से बचेंगे और ये आपको उचित दंड भी दे सकता है। कोतवाल मतलब पुलिस ही होता है, आपको पता है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो चोर के अलावा जो भी बच गया वो पुलिस ही है। तो लिखना ही, या फिर ऐसे लिख लो, कोतवाल्स वर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द विलेजेस। इन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए कोतवालों की नियुक्तियां करवाई। अब जैसे दयानंद सरस्वती ने सामाजिक, आर्थिक और फलाने ढीकने ये उपदेश दिए, उसके साथ साथ में उन्होंने स्पिरिचुअल, या फिर बोलते हैं ना धार्मिक संदेश, या कह लो भाई स्पिरिचुअल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है अभी। तो भाई जो भी है ना, जो भगवान से रिलेटेड बातें है ना, कि भाई हाँ डिवाइन पावर जो है ना, प्रबुद्ध परमात्मा से रिलेटेड बातें, ये सारी चीजें, इनका इन मामलों में भी अपलिफ्टमेंट किया था, यानी कि उत्थान किया। इन लोगों को ये चीजें भी सिखाई गई कि आपका ना इस प्रकार से भी उत्थान हो कि हमें परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाना है ना। अपना ध्यान केंद्रित करके योग किया करो, ताकि आपका परमात्मा से कनेक्शन बैठ जाए, है ना। परमात्मा होता है, वो सबको देख रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी काफी सारी उपदेश इन्होंने किनको दिए? भीलों को दिए। तो भीलों का ना ही सामाजिक सुधार किया, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी किया इनका। तो आप नेक्स्ट टाइम लिखना, he uplifted Bhils spiritually and morally. हाँ, तो भाई इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, और ये मैंने देख के बताया आपको, है ना। गोविंद गिरी ने भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान भी किया था, है ना। आध्यात्मिक बातें अभी याद आ रहा है मेरे को। भाई मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, बट कई बार मैं हिंदी वाले शब्द भी भूल जाता हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आप लिखेंगे,
एक इंपॉर्टेंट नाम संप सभा। अब आप पहले संभा नहीं है, सभा है, सॉरी, सुनना। संप का अर्थ क्या होता है? प्रेम। जो बोलते हैं संपत्ति, तो संपत्ति के अंदर संपत्ति के दो अर्थ निकलते हैं, मनी, पैसा है ना, वो भी संपत्ति है, और हमारी रियल संपत्ति क्या है? वो है प्रेम, सौहार्द। तो उस चीज को रियल सेंस में अगर संप का अर्थ समझना चाहें तो संप का मतलब ही प्रेम होता है भाई, वैसे देखा जाए तो। और इसको संपत्ति मनी की फॉर्म में भी मानते हैं। तो संपत्ति का अर्थ दोनों होते हैं भाई, है ना, प्रेम भी होता है और पैसा भी होता है। रियल संपत्ति तो प्रेम ही है भाई, है ना। पर प्रेम से घर चलता है क्या कि भाई एक दूसरे से अच्छे से बतला लो और घर चल जाएगा आपका? नहीं चलता भाई। ऐसे कह सकते कि दुकानदार को कि भाई देखो आप काफी सज्जन पुरुष हैं, आप हमें 5-6 किलो चावल दे दो, हल्दी की पैकेट दे दो, है ना, आप हम आज नमकीन चावल बनाएंगे घर पे। तो वो कहेगा बिल्कुल आप कितने अच्छे इंसान हो, है ना, मुझे आपकी मधुर वाणी काफ़ी अच्छी लगी, तो आप ले जाओ। ऐसे ही बैंक के अंदर जाओ कि महोदय आप मुझे 2 करोड़ देने का कष्ट करेंगे, तो बोलेगा भाई आप कितने प्रेमी, मतलब प्रेम प्रसंगी या सौहार्द से पूर्ण इंसान हो, तो ये बात तो मेरे को आपकी माननी पड़ेगी। तो प्रेम से घर नहीं चलता है भाई। प्रेम से अगर घर नहीं चलता है तो पैसा कमाओ भाई, है ना, वो वाली संपत्ति कमाओ। तो उन्होंने संप सभा का स्थापना करी थी, किस लिए? ताकि भाई भीलों के अंदर क्या रहे? प्रेम रहे, भील एकता से रहे, एक दूसरे से आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करे। इस प्रकार से अगर भील रहे, तो ऐसी इच्छा किसकी है? गोविंद गिरी की है, और गोविंद गिरी ने किया भी ऐसा। तो इन्होंने संप सभा की स्थापना करी थी, ठीक ना। ही फाउंडेड, संप सभा लिखने के बाद में लिखना SAMPA, है ना, एरो लगा के लिखना, ही फाउंडेड संप सभा, या फिर ही फाउंडेड संप सभा टू, है ना, सभा को सभा इंग्लिश में सभा ही लिखना, कॉन्फ्रेंस नहीं लिखना। ही फाउंडेड संप सभा to increase the internal unity of wheels, internal unity among wheels लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, among wheels। कब किया था? 1883 के अंदर। तो लिख लेना in 1883। हिंदी में लिखना, इन्होंने इस सभा का गठन बिलों की आंतरिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। आंतरिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। कब किया था? 1883 के अंदर। तो लिख लेना आप 1883, ठीक है। इसका पहला सेशन कब होता है भाई? सेशन तो करने पड़ेंगे ना भाई, एकता अगर मतलब आप एक दूसरे से मेल जोड़ ही नहीं करोगे, है ना, तो फिर वो क्या ही की एकता भाई। हम कई गठबंधन की सरकारें होती हैं, तो उनको बार बार में मीटिंग्स करनी पड़ती है, ताकि ना एक दूसरे से कोऑपरेट करके डिस्कस करते रहे। तो भाई इनका तो भील ही भील है, सारे अलग अलग लोग थोड़ी है, तो इनके बीच में प्रेम बना रहे, उसके लिए मिलो तो सही, कोई मेड़ा लगा लो या कुछ भी कर लो किसी भी तरीके से। तो सेशन होता है, इसकी पहली जो बैठक है, या फिर सेशन कह दो, ये होता है भाई 1903 के अंदर। कितना टाइम लग गया? 21 साल लग गए, नहीं लग गए क्या? 1883 से लगे। और होता कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर एक गढ़ है एक प्रकार से, या हिल समझ लो, मानगढ़ की पहाड़ी। कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पे इसका पहला सेशन होता है, इसका प्रथम अधिवेशन समझ लो, या सेशन समझ लो। अधिवेशन एक ऑफिशियल टर्म है वैसे, लिखना इसका पहला पहली बैठक लिख लो आप। इसकी पहली बैठक 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर बुलाई गई थी। मानगढ़ पहाड़ी के ब्रैकेट में लिखना बांसवाड़ा। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन मानगढ़ हिल in 1903। अब देखो, आपको पता ही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ पे है। अब आप बोलोगे सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, ये वाले एरिया में है, आपको पता ही है। यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो गुजरात का ही एक क्षेत्र है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत बार मध्यकालीन इतिहास में बता चुका हूँ, जिसका नाम है ईडर। हमने ईडर का संघर्ष भी देखा था ना अभी लेटेस्ट एक क्लास के अंदर। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, एक रायमल है एक तरफ भारमल है ना, उनके बीच में से किसको बना दिया जाता है राजा? रायमल को। कौन बनवाता है? सांगा बनवाता है क्या, या बाबर बनवाता है? कौन बनवाता है? मुजफ्फर शाह। ऐसी बातें करी थी क्या हमने लेटेस्ट? खैर छोड़ो। तो ईडर के अंदर भी भील रहते हैं भाई, टच वाला एरिया, एकदम ही टच वाला एरिया, यहाँ पे भी भील रहते हैं। तो गोविंद गिरी जी क्या करते हैं? 1908 के अंदर चले जाते हैं ईडर।
और वहां के भीलों को भी सेम ये चीजें सिखाते हैं कि भाई आपके बीच में देखो खुद बंजारे हैं, भील नहीं है ये, लेकिन इनके बीच में ये देखो ना एक प्रेम है भाई, भील इनको बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं गोविंद गिरी को। तो लिखना इन 1983 सॉरी इन 1983 नहीं, इन 1908 गोविंद गिरी moved to Eider and infused political awareness among the Bhils। क्यों किया भाई उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसकी जरूरत थी, आगे बताऊंगा, पहले हिंदी वाले लिखो। 1908 में गोविंद गिरी ईडर जाते हैं तथा वहां के भीलों का राजनीतिक उत्थान या राजनीतिक या फिर वहां के भीलों में राजनीतिक चेतना जगाते हैं, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। क्यों जगवाई भाई राजनीतिक चेतना, क्योंकि वहां के भील भी परेशान है। किससे परेशान है? वहीं ईडर के पास में एक पलपट्टा नाम की जगह है, वहां का फ्यूडल लॉर्ड है, उससे परेशान है, उसके सामंत से परेशान है। सामंत क्या करते हैं? अत्याचारी करते हैं। ये देखा हमने 1857 की क्रांति के बाद में जो भी हो रहा है वो अत्याचार वाली चीजें ही हो रही है। 1857 के बाद में की बात चल रही है ना, ये पहले की बात चल रही है। तो उसके बाद में उनके अत्याचार बढ़ गए थे भाई सामंतों के। भाई वो अत्याचार इन द सेंस कि भाई वो टैक्स ज्यादा लेते थे, नहीं समझते थे कि भाई इनके पास देने के लिए पैसा है या नहीं है, बस हम तो लेंगे, तो वो चीज है। तो होता क्या है कि 1910 के आसपास ये उधर चला था पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट या फिर कह रहे हैं राजनीतिक चेतना इनके अंदर इन्फ्यूज करवा दी, फिर आंदोलन सा भड़कवा दिया छोटा मोटा, और फिर वहां पे पलपत्ता या पलपट्टा जो भी है, पलपट्टा पालपट्टा कुछ भी लिख लो भले, पालपट्टा नाम की जगह पे इन्होंने 21 मांगे दी कि भाई हम बिलों की फलानी फलानी मांगे हैं, ये मांगे मान ली जाए। और 1910 के अंदर ये चीजें हो रही है। लिखना एक लाइन लिखना, 1910 में पालपट्टा के सामंत को 1910 में पालपट्टा के सामंत को इनकी गुजरात लिख लेना भाई, पालपट्टा है ना, ताकि आपको पता रहे ईडर और गुजरात एक ही चीज चल रही है। पालपट्टा के सामंत को इनकी 21 मांगे माननी पड़ी। 1910 में पालपट्टा के सामंत को बिलों की 21 मांगे माननी पड़ी। इन 1910 एडी फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा पलपत्ता है ना, मैं तो इसको 4-5 जगह पे अलग अलग नाम देख लिया। पालपट्टा, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा had to accept 21 demands of the Bhils, had to accept 21 demands of Bhils। अब भाई अपने मानगढ़ वाले भील बोल रहे हैं, बांसवाड़ा वाले भाई साहब उधर चले गए आप, हमारा तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो गोविंद गिरी बोलते देखो उधर तो मैं आंदोलन संपन्न करवा के आया हूँ, बहुत राजी खुशी हुआ है भाई साहब, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं हुआ है, आपके यहाँ पे भी कराएंगे, मैं कोई टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ। 1910 के अंदर ही सम सभा का एक और अधिवेशन होता है या सेशन होता है या बैठक होती है, उस सेशन के अंदर ये क्या करता है गोविंद गिरी, इनकी भी मांगे रखवाता है। उनकी 21 नहीं, लो भाई तुम्हारी 33 मांगे रखवा देते हैं। तो 33 मांगे रखते हैं, उनमें से कुछ मानी जाती है कुछ नहीं मानी जाती है ना। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई एक दो मनवानी तो मनवा लो, है ना, ज्यादा हमारे मतलब ऐसे ना सोचो मत कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, फिर फालतू में आप हमारे ही मतलब उंगली पकड़ाएंगे तो आप हाथ पकड़ोगे और फिर कंधे पे बैठ जाओगे, तो वो चीज हम नहीं चाहते हैं। तो इनके साथ में ये हुआ कि भाई इनकी ये 33 मांगे ना ऐसी की धरी रहेगी, ठीक है ना। इन 1910 सम सभा अपने राजस्थान से संबंधित है ना, और वो गुजरात में ईडर में अलग से जाके आए, वो भी इसी सिंक्रोनाइज वे में, तो यहीं पे लिखवा दिया, पूछा जाता है। इन 1910 सम सभा presented 33 demands, some sabha presented 33 demands in front of government या government, but the government did not pay attentions to the demands या demand। 1910 में संप सभा ने भी सरकार के समक्ष 33 मांगे रखी थी, सरकार के समक्ष 33 मांगे रखी थी, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, अब ध्यान तो दिया जाएगा, बहुत बढ़िया से दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा एक चीज पे जिसको बोलते हैं मानगढ़ हत्याकांड।
मासेकर कब होता है? तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी गई है, 17 नवंबर 1913। इसके अंदर ये मानगढ़ मासेकर होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? ये मानगढ़ पहाड़ी है, यहाँ पे भील क्या करते हैं? इकट्ठा होते हैं। सम सभा के अंदर ज्यादातर किसकी बात चलेगी? लड़ाई झगड़े की चलेगी क्या? ना, प्रेम प्रसंग की बातें चलेगी। लेकिन होता क्या है देखो, पालपट्टा के अंदर फ्यूडल लॉर्ड इज्जत से मान गया 1910 के अंदर, फिर बाद में इन्होंने 33 एक मांगे रखी, नहीं मान रहे, फिर बाद में फिर से सेशन हुआ, फिर बाद में सेशन हुआ, साल पे साल बीतते गए, लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा तो जागेगा, तो इन बिलों के अंदर भी हल्का फुल्का आक्रोश था। और फिर पुलिस के लोग जो हैं वो भी सरकार की मानते हैं या राजा की मानते हैं, कह सकते हैं ब्रिटिशर्स की मानते हैं। तो भाई उन लोगों से थोड़ी सी खींच आ गई थी इन लोगों को, भील वाले लोगों को, है ना। तो इनको नापसंद सा करते थे। पुलिस गई ऊपर और वहां पे ऊपर जाके ऐसे ऐसे देख के आए कि भाई ये सीन चल रहा है, और उधर तो लोग थोड़े से ना तीर कमान लेके ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं, ऐसे नारे से लगा रहे हैं ऐसे ना, तो आक्रोश के अंदर है भाई, उसके मन में थोड़ा सा ऐसे विचार आया। तो फिर वहां पे एक पुलिस को मार दिया जाता है, ये थोड़ी सी झगड़ा वगड़ा हो जाता है और उसके अंदर एक पुलिस की हत्या हो जाती है। दूसरा भाग के जाता है नीचे, आगे जाके बोलता है कि भाई साहब उधर तो वो ऐसे ऐसे अटैक के मूड में प्रॉपर, और वो आज अटैक करेंगे, एक को मार दिया है, मैं तो जान बचा के भागा हूँ। तो फिर बाद में वहां पे पुलिस और आती है, ओपन फायरिंग होती है भयंकर तरीके से, और उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये छोटा हत्याकांड नहीं है, इतने तो जलियांवाला बाग में नहीं मरे होंगे, है ना। कितनी बड़ी घटना है ये। तो उस घटना के अंदर 1500 से भी ज्यादा भील लोग मारे गए थे। अब गोलियों से भून देना, एक लाश देखना भी बहुत बड़ी बात होती है, 10 लाश देखना भी बहुत भयंकर बड़ी बात होती है, 1500 से भी ज्यादा लाशें। पर इसके बारे में बातें क्यों नहीं फैली? क्योंकि देखो, एक तो बात कब की है? 1913 की, उस टाइम पे, और दूसरी बात है बांसवाड़ा वाले एरिया की। ये प्रिंसली स्टेट है ना, रियासती राज्य है। यहाँ पे कोई ब्रिटिश अंग्रेजों का कोई इतना ज्यादा रूल तो है नहीं कि भाई प्रॉपरली इनको हाईलाइट कर करके बताया जाएगा। और दूसरी बात, ये ट्राइबल एरिया के अंदर हो रही है, जनजाति क्षेत्र में, तो इन चीजों को ऐसे भी इतना ज्यादा उजागर नहीं किया जाता था। तो ये हत्याकांड होता है। फिर उसके बाद में लगभग, है ना, आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 के अंदर होता है ना। कायदे से ये बोला जाना चाहिए ना कि जलियांवाला बाग एक प्रकार का मानगढ़ हत्याकांड है। लेकिन इसको जब बाद में फ्यूचर में पता चला कि भाई ऐसे हिस्ट्री उठा के देखी, तो पता चला कि यार ये तो मानगढ़ में तो इससे भयंकर ऐसी इस टाइप की सी चीजें हो रखी है, तो ये तो जलियांवाला हत्याकांड की जैसी है। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग का हत्याकांड किससे, मतलब किसे माना जाता है, तो वो मानगढ़ है। लेकिन कायदे से तो देखा जाए पहले यही हुआ है क्रोनोलॉजी के अंदर। वो कब होता है? 13 अप्रैल 1919 के अंदर क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो रहा है भाई, मोटा मोटी बात ये। तो लिखेंगे मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, तारीख लिख ही चुके हैं आप, मैं ये मानता हूँ। लिखना, पुलिस ओपन फायर या फिर पुलिस ओपन फायरिंग ऑन द संप सभा assembly and more than 1500 people died in it. It is called as Jallianwala Massacre of Rajasthan. It is called as Jallianwala Massacre of Rajasthan. ठीक है, हिंदी में लिखना, पुलिस ने संप सभा पर गोलीबारी कर दी थी। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में हिंदी वाले लिखेंगे, पुलिस ने सभा पर गोलीबारी कर दी थी, जिसके अंदर 1500 से भी ज्यादा की जगह ऐसे ही लिख लो, ये है ना एरो वाला निशान, ये वाली चीज, कितने लोग मारे गए थे, है ना। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसके अंदर? गोविंदगिरी जो है वो भी थे भाई। संप सभा के अंदर गोविंदगिरी नहीं आएंगे तो क्या फायदा। एक आदमी और था पुंजा धीर जी नाम से, जी लिख रहा हूँ, गोविंदगिरी, और एक आदमी था पुंजा धीर जी। ये दोनों लोग भी इसी आंदोलन के अंदर थे, लेकिन बाद में ये तो चले जाते हैं भाई, एस्केप कर जाते हैं भाई। इस प्रकार का हत्याकांड हो रहा है तो रुकता तो कौन ही है वहां पे, है ना। तो लिखना, गोविंदगिरी एंड पुंजा धीर जी survived in this and got arrested by the government. गोविंदगिरी तथा पुंजा धीर जी बच जाते हैं या जिंदा बच जाते हैं
तथा इनको हिरासत में ले लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। बात समझ में है क्या आपको? ले लिया भाई हिरासत में। अब भाई हिरासत में ले लिया, फिर बाद में भाई ये चीज जब हुई तो पता चला कि यार देखो गलत तो आपने किया है, इतने लोगों को फालतू में मार दिया, ठीक है, एक पुलिस मारा गया ऐसे वैसे, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था, और समझदारी से काम नहीं लिया गया, इसलिए इतने इतने ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई और भील, इतने सारे भील मारे गए, है ना। तो वो चीज़ बुरी है, ये जिंदगी भर नहीं, मैं कहूँ पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर याद रहने वाली चीज़ें हैं, जिसके बाद में आप कभी विश्वास नहीं कर पाओ ऐसे प्रशासन के ऊपर, ठीक है। तो पूंजा धीर जी इन सबको, गोविंद गिरी को बोला कि भाई इन्होंने कोई चोरी तो की नहीं, कोई गलत काम तो किया नहीं है ना, या फिर आपके ऊपर अटैक करने आ तो गए नहीं थे, इनको फालतू में क्यों जेल में रख रखे हो। तो 7 साल के बाद में ना इनको, पहले तो लंबी सजा हुई थी काफ़ी बड़ी की, आजीवन कारावास, फिर बाद में धीरे धीरे करते करते 7 साल की इनको सजा हुई। उसके बाद बोले कि भाई आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप घर जा सकते हो, ठीक है ना। 7 साल बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था, देवर फ्रीड आफ्टर 7 years। अब पुंजाधीर जी तो ठीक है, इतनी देर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये गोविंद गिरी जो है ये अपना बचा हुआ टाइम व्यतीत करते हैं काम्बिया नाम की जगह पे, जो कि पड़ता है गुजरात के अंदर। भाई ठीक है, अब कर लिया आंदोलन जो भी है, उसके जो भी नतीजे निकले, 7 साल बाद में जब इनको रिलीज किया जाता है तो अपना बचा खुचा टाइम ये कहाँ पे, काम्बिया नामक जगह पे व्यतीत करते हैं। लिखना, he spent his remaining time at he spent his remaining time at काम्बिया विलेज, काम्बिया विलेज या गुजरात लिख लो। इन्होंने अपना बचा खुचा जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में व्यतीत किया था, गुजरात के काम्बिया गांव में व्यतीत किया था। अब यहाँ पे ना एक जालोद नाम की जगह है, वहां पे इन्होंने अपनी टीचिंग्स भी दी थी भाई, कि भाई ठीक है भाई, अब आदमी है भाई, उसको जब किसी इंसान के ऐसे हो जाए ना, अपने भाई बूढ़े बड़े लोग हैं, वो बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी कभी भी अपने वो चीजें नहीं छोड़ देंगे यार, ज्ञान देने वाली सी बात है ना, कि भाई यार तू ऐसे मत किया कर, ऐसे समझदार हो जा। उनके मन में ऐसी चीजें क्यों है, क्योंकि वो उनको लगता है कि भाई हम सही तरीके से नहीं चल रहे, और उनकी बात भी सही है। तो वैसे लोग अपने आप को फिर रोक नहीं पाते, वो सोचते हैं कि यार इनको समझाऊं थोड़ा सा, है ना, इनको कोई ढंग की बात करूं। तो वैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट तो ले लिया, लेकिन ये अभी भी अपनी उपदेश वगैरह देते हैं, तो भाई ठीक है। एक लाइन लिखना, एट झालोद, एट झालोद गोविंद गिरी delivered his teachings. He was supporter of non-violence, he was supporter of non-violence and had white flag as symbol of peace and had, भाई सफेद झंडा रखते थे अपने साथ में हमेशा से, जो सफेद कलर का हुआ करता था, कि भाई शांति का प्रतीक है एक प्रकार से। सम सभा के अंदर ज्यादातर सफेद झंडे ही रहते थे, ठीक ना। इन्होंने झालोद में भी अपने उपदेश दिए थे, इन्होंने झालोद नामक स्थान पर अपने उपदेश दिए थे। ये कोमा लगा के लिखना, ये अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा मत लिखना भाई, ये अहिंसा के समर्थक थे, तथा इनका सफेद झंडा या ध्वज, इनका सफेद ध्वज शांति का प्रतीक था। समझ में क्या आपको बात? इस मूवमेंट के बारे में एक बात और लिखना, इसके अंदर एक और लीडर था ना, वैसे तो लीडर्स के अंदर ही लिख लो, वो जहाँ पे लीडर लिखा ना आपने, कहाँ पे लिखा था, भगत आंदोलन के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी जगह देख लो, यहीं पे लिख लो अन्य नेता या अन्य लीडर, उस व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो सुरजी भगत। देखो इनके तो नाम में भी भगत आ रहा है, इसलिए आपको याद भी रह जाएगा, सुरजी भगत भगत आंदोलन से है, ये अन्य लीडर है, तो आप ये लिख लो अदर लीडर सुरजी भगत। ये चीज़ है हमने आज की क्लास में कवर करी, ये स्टार्ट कर दिया। मेरा मन तो बड़ी क्लास लेने का ही था, लेकिन नेक्स्ट क्लास बड़ी करेंगे जिसके अंदर हम जनजातीय आंदोलन पूरा खत्म कर देंगे। बात समझ में है आपको? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नोट्स के क्या बोलते हैं उसको, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, अपने साथ साथ में पढ़ते रहिए, एग्जाम के PYQs वगैरह सॉल्व करते रहिए। आपका क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम का समय भी काफ़ी नज़दीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी है, जनजातीय आंदोलन देखे थे, इसके कारण देखे थे, कारण के अंदर हमने बथेरे कारण देखे हैं, उसके अंदर हमने लास्ट में फिर क्या देखा,
मेर आंदोलन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में हमने ये झांक गांव विल्डर ये सारी बातें करी, और इसके अलावा ये लिम्बारा बारूर, ये बाद में भगत आंदोलन एक मोटा देख लिया है आंदोलन, फिर उसके बाद में एक ही आंदोलन, सिरोही का एक ही आंदोलन, मीण आंदोलन, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, है ना भाई। थैंक यू।